हेलो एवरीवन। वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था इस बुक का। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में समझाया था। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पर कैसे असर पड़ता है। तो आज हम इस चैप्टर में वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ फिजिकल कंडीशंस हैं और नॉन लिविंग मटेरियल है जैसे वाटर, एयर, लाइट, सोइल, हम उन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और जिनका हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है जिनका। ये थे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स, हम किसे कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सोइल एंड रॉक्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में मेनली हम इन 6 एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में रीड करेंगे। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सोइल एंड रॉक्स एक्सेट्रा। बस इस बुक में हमने 6 एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में फुल डिटेल में पढ़ना है। सो मैं एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ। वाटर, वाटर जिसे हम जल भी कहते हैं, वाटर एक इसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का और ये हमारी ग्रोथ और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। वाटर रोजमर्रा की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग। एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है वाटर, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स में भी इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, क्रॉप्स को पानी देना। क्रॉप्स में पानी देने के लिए भी पानी का यूज होता है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल नीड वाटर फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइफ। जो ह्यूमन बींग्स है और अदर एनिमल्स है उनको अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए पानी की जरूरत होती है। जैसे उन्हें ड्रिंकिंग के लिए पानी की जरूरत होती है, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे हमारे वाटर क्या होता है, इसका इसेंशियल क्या है हमारी लाइफ में। आगे पढ़ेंगे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है, इज ए वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हम जिस बारिश के पानी को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किसे कहते हैं। रेन हार्वेस्टिंग करना मतलब स्टोर करके रखना पानी को। जो रेन के बाद हमारा पानी आता है ना ग्राउंड पर, तो उसको स्टोर करना ही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्शन। हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे क्या दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। ये अबव द ग्राउंड भी हम स्टोर करके रख सकते हैं और अंडरग्राउंड में भी। अंडरग्राउंड में कैसे मैं बताऊंगा। जैसे कोई भी रूरल एरिया है, ओपन एरिया, रूरल एरिया जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें पानी कैसे स्टोर होता है। वहाँ पे रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी ऑटोमेटिकली वहीं कहीं जगह ढूंढ कर वहाँ पे स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम बड़ी सिटीज में देखेंगे जो कंजेस्टेड होती है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली होती है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। उसे हम कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप मतलब रूफ की टॉप का यूज करके हम
रेन वाटर को हार्वेस्ट कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये जो रूफ है इस पर हम क्या करते हैं, गटरिंग कर देते हैं और इस गटरिंग को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। जो पाइप हमारा जो रेन आएगी उसके बाद जो पानी इस रूफ पर कलेक्ट होगा, तो पाइप के थ्रू वो पानी किसी भी स्टोरेज टैंक में, या तो वो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में चला जाएगा या अबव द ग्राउंड किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो भी हम टैंक यूज करेंगे उसमें जाकर वो स्टोर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर। और फिर हम फिल्टर करके उस पानी को किचन में भी यूज कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज में भी यूज कर सकते हैं। सो थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स। सो पाइप के थ्रू हम इस पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं टैंक्स में, जो भी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं हम अपने घर में भी रख सकते हैं, और पिट्स में खड्डा खोद दिया, उसमें रेन वाटर हार्वेस्ट कर लिया पाइप के थ्रू, पानी उस पिट में चला जाएगा। और स्मॉल वेल्स में कुएं खोद देते हैं, तो कुओं में पाइप डाल के कनेक्ट करके उसके रूफ से, तो वहां से जो रूफ का पानी है ट्रांसफर हो जाएगा इस छोटे पिट में या छोटे वेल में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें बड़ी बड़ी सिटीज में पानी की बहुत कमी होती है, तो उस पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए और उसे सप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। इस दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। ये हमारी और तरीके से भी हेल्प करता है, जैसे अगर वाटर ज़्यादा होगा तो अर्बन एरियाज में हम ग्रीनरी को भी, मतलब हरा भरा रख पाएंगे अपने अर्बन एरिया को भी, अगर वाटर की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे तो रेन वाटर हमसे दूर नदी नालियों में बह जाएगा और हम उसका इमीडिएट यूज करने से दूर हो जाएंगे, मतलब टल जाएंगे एक तरीके से। तो अगर हमें इमीडिएट यूज के लिए करना है तो हमें कुछ ना कुछ मेथड यूज करना होगा ताकि हम रेन वाटर को बर्बाद होने से, मतलब दूर हो जाने से रोक सके, मतलब नदी नालों में बहने से रोक सके और हम खुद इमीडिएट उसका यूज कर सके। तो ये थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो है एयर हवा। हवा किससे बनी होती है मेनली? हवा में मेजर गैसेज कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। मेन थ्री गैसेज होती हैं एयर में, लेकिन कुछ परसेंट में कुछ गैसेज और भी होती हैं, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में होती हैं, जैसे हीलियम होगी और अदर गैसेज होगी और अदर गैसेज होगी। सो एयर का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एयर बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जिसमें से मेजर रोल है ऑक्सीजन का। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स भी यूज करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और फिर बाद में वही ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। प्लांट्स कैसे यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना फूड बनाने के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको ऊपर बताया था ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ गैसेज होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर हमारे जो भी वायुमंडल होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं, और वेरी स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं। जैसे हवा में आप नेक्ड आइज में बैक्टीरिया और वायरस को तो देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर।
क्लीन एयर इज इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। आजकल हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एयर क्लीन एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी एनिमल के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसका हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर एयर पोल्यूटेड है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एबायोटिक में, वो होता है लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट हमें कैसे मिलती है ये मैं बताऊंगा। लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सन। सन से हमें मिलती है लाइट, और लाइट हमारे लिए क्यों इसेंशियल है। लाइट का अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है जो, वो है सन। सन से हमें मिलती है लाइट। लेकिन आपने देखा हो कि मून में भी लाइट आपको देखने को मिलेगी। मून के पास अपनी खुद की नेचुरल लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। लाइट का यूज कहाँ पे होता है, लाइट का यूज प्लांट्स करते हैं किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में, अपना फूड बनाने के लिए। और सनलाइट का यूज डेली हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, जैसे डेली वर्किंग कंडीशन में। जैसे में कभी कुछ सुखाना हो, जैसे कपड़े सुखाने हो, तो हम जहाँ पर लाइट है वहां पर कपड़े सुखाते हैं। और जैसे पेड़ पौधे जब लगाते हैं तो पेड़ पौधों को भी लाइट की बहुत नीड होती है। तो लाइट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी मनुष्य की लाइफ में। लाइट लाइट जो है पेनिट्रेट करती है फॉरेस्ट में और वाटर बॉडीज में। अगर हम देखें एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं जो डीप सी में उगते हैं, डीप सी में, वो भी लाइट का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर डेप्थ बढ़ जाए ना वाटर की, डेप्थ बढ़ने के कारण क्या होता है, मतलब गहराई बढ़ने के कारण लाइट कम पहुंच पाती है नीचे ग्राउंड सरफेस तक। जो हमारा सी का ग्राउंड सरफेस है उस तक लाइट बहुत कम पहुंच पाती है, और इसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू टेरिटोरियल प्लांट, जो कि प्लांट्स हमारी ज़मीन पर उगते हैं। सो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पोंड रिस्पोंड टू लाइट इन डिफरेंट वे। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर होता है, जो कि जब सनराइज होता है, जब सूर्य का उदय होता है, तब तो वो ब्लूम करता है, मतलब तब तो वो खिलता है। और क्लोज होता है रात के टाइम पर, जब सनसेट का टाइम हो जाता है उस टाइम पर वो क्लोज हो जाता है। और भी कई प्लांट्स है, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर फेसेस द सन। सनफ्लावर में एक मतलब एक क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जिससे कि सनफ्लावर सन को फेस करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में सन की रेज आते हैं उसी डायरेक्शन में सन का फ्लावर फेस कर लेता है। जब सन ईस्ट में होता है तो उस फ्लावर, जो सनफ्लावर होता है उसका फेस भी ईस्ट में होता है। और जब ये वेस्ट में चला जाए सन, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लावर का फेस है वेस्ट में चला जाता है। सो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग बिहेवियर होता है लाइट के प्रति। नेक्स्ट जो है एनिमल्स का बिहेवियर, बिहेवियर की अगर हम बात करें, कुछ एनिमल्स होते हैं जो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे हम अपना ही एग्जांपल्स लेके चले, ह्यूमन बींग्स है जो जो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम ही सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, और रात के टाइम तो हम मेनली सोते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो मतलब रात के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम बहुत कम एक्टिव होते हैं। उनका मैं एग्जांपल बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज लाइट। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो
दिन के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं लाइट में, लेकिन जैसे एग्जांपल लेते हैं रैट्स, कॉकरोचेज, आउल्स, ये क्या आते हैं एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो ये जो एनिमल्स होते हैं वो नाइट टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनको हम नॉकटर्नल भी बोलते हैं, नॉकटर्नल्स, जो कि रात के टाइम एक्टिव होते हैं, एक्टिव एट नाइट। सो ये था हमारा कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या असर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर होता है किसी भी स्थान का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई भी जगह है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कितना ज़्यादा वो गर्म है और कितना ज़्यादा वो ठंडा है, उसे कहते हैं टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस। इट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ऐसा डिवाइस है जो हम काम में लेते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर हम देखें वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर हम प्लेस की देखते हैं तो वो डिपेंड करती है सीजन पर, सीजन क्या चल रहा है। जैसे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे गर्मी अच्छी है, लेकिन कई स्थान पर देखेंगे हम जाके तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही होगी। तो डिपेंड करता है सन की पोजीशन भी क्या है उस प्लेस की, सन की पोजीशन क्या है इसी पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो उस प्लेस का टेम्परेचर हमें पता चलेगा सन की पोजीशन क्या है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव विविधता की बात करें, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिक एरियाज में पाए जाते हैं, जो कि हम कहते हैं गर्म एरिया, मतलब जहाँ पर अच्छी ह्यूमिडिटी है, अच्छा टेम्परेचर है, मोस्टली एनिमल्स वहीं पाए जाते हैं। और इनका एनिमल्स का और प्लांट्स का अलग अलग बिहेवियर होता है टेम्परेचर के प्रति। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि हॉटनेस को टॉलरेट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा हॉट इलाकों में मिलते हैं हमें। जैसे वार्म एरिया में हमें दिखेगा एलिफेंट और टाइगर देखने को मिलता है, लायन भी देखने को मिलता है। जैसे काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। काउज जो होती हैं, जो गाय होती है, वो ज़्यादा सहन कर लेती है हॉटनेस को, मतलब हॉट वेदर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी गाय, क्योंकि उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू बफेलोज। इसी कारण आपको मिलेगा कि बफेलोज हैं समर में आपको पॉन्ड्स तालाबों में दिखाई देंगी। अगर आप कहीं रूरल एरियाज में जो ग्रामीण इलाकों में जाकर देखें तो जो आदमी है वो बफेलोज को पॉन्ड में छोड़ देते हैं। और अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, कैमल कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। अगर हम कैमल का एग्जांपल लें तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट को। एक एक हफ्ते तक वो, अगर हम उसे पानी भी ना पिलाएं तो वो उसका सर्वाइवल हो सकता है हॉट रीजन में, किसी भी हॉट रीजन में, क्योंकि उसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते कैमल में इतने। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ जहाँ से मतलब हमारे शरीर में से पानी निकलता है, उसे बोलते हैं हम स्वेट ग्लैंड्स। तो कैमल में स्वेट ग्लैंड्स इतने नहीं होते एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, अगर कम स्वेट ग्लैंड्स होंगे तो रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात करें हम पोलर बियर्स की और पेंगुइन्स की, वो बहुत ज़्यादा
कोल्ड रीजन में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं कोल्ड को, और जो हॉट रीजन के लिए वो ज़्यादा बेटर नहीं है। सो ये था हमारा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर कैसे कैसे अफेक्ट करता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो है सोइल। सोइल भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें ये लिविंग नहीं होती सोइल, लेकिन अगर देखेंगे सोइल में प्लांट्स उगते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। सोइल इज अनदर इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सोइल एक बहुत जरूरी और एबायोटिक फैक्टर है हमारे वातावरण के लिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कांट ग्रो विदाउट सोइल। मोस्टली सभी प्लांट्स हैं जो सोइल में ही उगते हैं, और इसके बिना ये ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सोइल में हमें मिनरल्स और वाटर मिलता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल है। और इट प्रोवाइड्स होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल। मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट में बताया था कि हम वर्मी कंपोस्ट में क्या डालते हैं, अर्थवर्म्स डालते हैं। उस केस में क्या होता है कि कंपोस्ट बनती है, तो अर्थवर्म्स भी सोइल में रहते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सोइल में, जैसे फंगस है, एंट्स हैं, चींटियां हैं, वो भी सोइल में ही रहती हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सोइल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सो ये थे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक एनवायरनमेंट था ये आपका सारा, जिसमें मैंने आपको बताया शुरू में मैंने आपको बताया इसके बारे में, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर का बताया, वाटर का क्या रोल है और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हम करते हैं, रूरल एरियाज में कैसे होती है और जो अर्बन एरियाज में कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया इसमें। नेक्स्ट जो है एयर क्यों इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, ये मैंने आपको बताया। और हम क्यों इसे एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एयर का मिक्सचर होता है, वो कौन कौन सी गैसेज से बना होता है, ये मैंने आपको बताया। देन लाइट एबायोटिक कंपोनेंट क्यों है, लाइट का सोर्स क्या है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि डीप सी में, जो समुद्र की गहराई में, इतने ज़्यादा प्लांट्स क्यों नहीं उग पाते, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती, और कम लाइट पहुँच पाती है, इसीलिए कम ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसमें। नेक्स्ट बताया कि प्लांट्स और एनिमल कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के प्रति। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी का एग्जांपल लेके बताया था। मॉर्निंग ग्लोरी होता है, एक फूल होता है जो कि सुबह सनराइज के टाइम वो ब्लूम करता है, और जब सनसेट होता है वो क्लोज डाउन हो जाता है। नेक्स्ट बताया मैंने आपको कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन के टाइम एक्टिव होते हैं और रात के टाइम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। और जो रात के टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम जो एनिमल्स हैं, जैसे रैट्स, कॉकरोचेज और आउल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉकटर्नल्स, जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। मैंने आपको टेम्परेचर बताया। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी स्थान का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर, कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। जैसे पहला मैंने आपको इसमें समझाया था, पोजीशन ऑफ सन की पोजीशन इस टाइम पर क्या है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। टेम्परेचर कैसे हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। नेक्स्ट मैंने बताया कि टेम्परेचर क्या 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 रोल है, और टेम्परेचर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है एनिमल्स और प्लांट्स का, मतलब
टेम्परेचर का क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट्स और एनिमल्स का। कई प्लांट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर को, और लो टेम्परेचर को नहीं कर पाते, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन होता है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको प्लांट देखने को मिलेगा। ऐसे ही एनिमल्स में मैंने आपको बताया था, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोइल। सोइल में मैंने आपको बताया था सोइल सोइल का रोल क्या है इन्वायरमेंट में, कैसे वो प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये थे आपके एबायोटिक फैक्टर्स। पार्ट थर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि फूड चेन क्या, फूड चेन कैसे बनती है। सो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए, और अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना। सो थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेस।